Welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning. This is Muskan presenting The Hindu editorial analysis of 25th July 2017. यहाँ हम एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन, जिससे होती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस भी. सो डिस्कस करते हैं आज के वर्ड्स फॉर द डे. फर्स्ट इज अबेंडन. अबेंडन मीन्स सीज टू सपोर्ट और लीव. हिंदी में इसका मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना इज कॉल्ड अबेंडन. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिमेंडस. ट्रिमेंडस का मतलब होता है वेरी ग्रेट इन अमाउंट और मैमोथ. हिंदी में इसे बोलते हैं भयानक. नेक्स्ट इज इंटीग्रेट. इंटीग्रिटी ऑल्सो हम यूज करते हैं काफी बार. सो इंटीग्रेट मीन्स कंबाइन वन थिंग विद अनदर टू फॉर्म होल. ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज से मिलाना ताकि उसे हम कंप्लीट कर सके, दैट इज इंटीग्रिटी. हिंदी में इसे बोलते हैं एकीकृत करना. नेक्स्ट इज होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर और ऑफ सेम काइंड, एक तरह. हिंदी में इसका मतलब है एक जैसा. लाइक कंपनी ए है, वो एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम बोलेंगे इसके प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है. मेटिकुलसली मीन्स वेरी थोरली और बारीकी से, बहुत थोरली जो काम करते हैं या बारीकी से, दैट इज मेटिकुलसली. नेक्स्ट इज एडजुडिकेट. इसका मतलब होता है, एडजुडिकेट का मतलब होता है अ फॉर्मल जजमेंट ऑन डिस्प्यूटेड मैटर. हिंदी में इसे बोलते हैं निर्णय करना. नेक्स्ट इज इम्पिटस. इम्पिटस का मतलब है फोर्स और एनर्जी विद विच द बॉडी मूव्स. वो फोर्स और वो एनर्जी जिसकी वजह से बॉडी मूव कर पाती है, उसे बोलते हैं इम्पिटस. मोमेंट, इसे बोलते हैं मोमेंटम, और हिंदी में इसे बोलते हैं प्रेरणा. आपको किसी चीज के लिए प्रेरणा मिलती है तो ही आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं. सो ये थे आज के वर्ड्स. आइए डिस्कस करते हैं आज के आर्टिकल्स. ये हमारा आर्टिकल है जीएसटी के ऊपर. ठीक है, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट है अभी हमारे फेडरलिज्म पे. देखिए, हम सबको ये पता है कि 1 जुलाई से जीएसटी आ गया है, लेकिन इस आर्टिकल का मकसद ये है कि वो क्यों आया है और करंटली कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी को, हमारे फेडरलिज्म को. ये पूरा आर्टिकल इस बारे में, इससे यहाँ पे हमें बहुत सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे. ये आर्टिकल है हमारा जो टेलीकॉम कंपनीज है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल. आइए इसे यही डिस्कस करते हैं. यहाँ पे ये आर्टिकल बोलता है कि जो नया अभी जियो ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं अपने अंदर. स्टार्टिंग में उसने फ्री डाटा देना स्टार्ट किया, उसकी वजह से भी जो काफ़ी सारी कंपनी ने, एयरटेल ने भी अपने जो है इंटरनेट के प्लान्स को चेंज किया. उसके बाद देखिए, अभी आर्टिकल कहता है कि अभी 1 बिलियन लोग हैं, 1 बिलियन की पॉपुलेशन है जो क्या करती है, फोन यूज करती है, और उसमें से 350 मिलियन ऐसे सिटीजन है जो क्या यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं. ओके, तो इसने अभी फ्री नेट देना स्टार्ट किया, फिर उसके लिए कुछ चार्जेस लगाने स्टार्ट किए. तो अब जियो का लक्ष्य है कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है उसको कवर करे, हर एक नागरिक तक ये पहुंच सके, हर एक कम्युनिटी तक ये पहुंच सके. इसीलिए एक नई स्कीम लाया है फ्री फोन की. इसने फ्री फोन देना स्टार्ट किया है. ठीक है, उसकी मैं बता देती हूँ आपको क्या स्कीम है. 153 में आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा. ठीक है, उसमें आपको फिर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और इसमें आपको लाइव टीवी भी मिलेगा अगर 309 का आप इसमें रिचार्ज करवाते हैं. तो यहाँ पे स्कीम क्या है, जियो ने बोला कि फ्री फोन दिया जाएगा सबको. उसके लिए इसने बोला कि 1500 रुपीज चार्ज किए जाएंगे, लेकिन ये फोन है बिल्कुल आपको फ्री पड़ेगा, क्योंकि 3 साल में क्या रिफंडेबल है. 3 साल के बाद ये 1500 रुपये ये भी आपको वापस मिल जाएंगे. और ये फोन कौन सा है, 4G फोन है. देखने में एक नॉर्मल फोन है, बट इसमें सारे फंक्शन इसने 4G के दिए हैं. तो इतने सारे ये जो बेनिफिट्स दे रहा है, तो दूसरी कंपनी को काफी इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है. जो एयरटेल है हमारी, वो पहले से ही नुकसान में जा रही है. तो यहाँ पे ये आर्टिकल बोलता है कि दूसरी कंपनी को जियो कैसे इफेक्ट कर रही है. ये अभी एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, हालांकि जो जियो है वो खुद भी फायदे में नहीं चल रही है, बिकॉज इतने बेनिफिट वो दे रही है, नेट डाटा दे रही है हम लोगों को. बट उसका जैसे चाइना की पॉलिसी क्या है कि चाहे वो लोग
कुछ चीज़ों पे लॉस सफ़र करे, पर वो क्या करते हैं, उस कंट्री की मार्केट को कैप्चर करने की उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो यही जियो की प्रायोरिटी है कि चाहे अभी उसे लॉस ही क्यों ना सफ़र करना पड़े, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये आर्टिकल इस बारे में है। ओके, ये हमारा आर्टिकल जो अभी हमारे प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, तो उन्होंने कुछ अपने व्यूज़ यहाँ पे शेयर किए हैं, जो फेयरवेल स्पीच दी है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी चीज़ों पे गुस्सा, मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ, बट जब आपके पास ऐसी पोजीशन होती है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैंने बहुत कामली कई मुद्दों पे ऐसे बिहेव किया है, ये सारा इनके बारे में है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही थी ऑर्डिनेंस के बारे में भी रिसेंटली, कि ऑर्डिनेंस जहाँ तक हो उसे टाल देना चाहिए, क्योंकि जब ऑर्डिनेंस इनके पास भी आता है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी या सामाजिक रूप से प्रेशराइज हो जाते हैं उस पर सिग्नेचर करने के लिए। ये हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है, तो वो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप अभी हुआ था इंग्लैंड के साथ में, तो अभी फाइनल तक हमारी टीम पहुंची वुमेन्स की, और अभी फाइनल तक हमारी वुमेन की टीम पहुंची है। अभी जाके वो 9 रन से इंग्लैंड से हार गई। तो ये आर्टिकल ये बोलता है कि देखिए, फाइनल तक पहुंचना वर्ल्ड कप में, वो भी वुमेन टीम को, ये अपने आप में अचीवमेंट है। तो ये कहता है कि हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें मोटिवेट करना चाहिए इस टीम को। ये तब देखिए उन सिचुएशन में ये टीम आगे आई है जब इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, जब इसको ज़्यादा फोकस नहीं मिलता, जब इसको सारी फैसिलिटी नहीं मिलती जो हमारी दूसरी क्रिकेट टीम को मिलती है। तो अब ये बोलता है कि वुमेन्स के लिए भी आईपीएल होना चाहिए, ताकि वो लोग भी क्या रहें, इम्प्रूव कर पाएँ खुद को, ठीक है। तो ये आर्टिकल सारा इस बारे में है। ये आर्टिकल हमारा गोरखालैंड का जो इशू है वो चल रहा है। गोरखालैंड का डिमांड हो रही है कि एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए, गोरखालैंड बनाया जाए। तो ये इस बारे में, इसे हमें अच्छे से डिस्कस करना है, इसे सेपरेटली डिस्कस करना है, ठीक है। ये आर्टिकल हमारे यूएस और इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल टाई है उसके बारे में, कि किस तरीके से हम यूएस से टेक्नोलॉजी के बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरीके से हर सेक्टर में हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आर्टिकल इस बारे में है। सो आइए डिस्कस करते हैं आज का पहला आर्टिकल, दैट इज ऑन जीएसटी। लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे हम। द न्यू गुड्स एंड सर्विस regime introduced by way of 101 constitutional amendment is based on fundamental notion that uniformity in tax administration across the country। ये जो 101 हमारी अमेंडमेंट आई है, इससे जीएसटी को लाया गया है। और इसमें ये क्यों आया है, ताकि पूरे कंट्री में क्या आ सके, टैक्सेस में यूनिफॉर्मिटी आ सके, एक रूपता आ सके, अलग अलग स्टेट का पैटर्न अलग ना हो, उनके जो रेट्स हैं वो अलग ना हो, ताकि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसको भी इसका बेनिफिट मिले, और अल्टीमेटली जो हम कंज्यूमर्स हैं उसको कितने इनडायरेक्टली टैक्स पे करने पड़ते हैं, तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। नेक्स्ट है, इंडीड द यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन सो एंथ्रिल्ड बाय इट्स on enactment that it's rolled out the tax on 1st July by organizing an extraordinary midnight session of parliament। ये बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट खुद इस चीज को लेकर इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने एक मिडनाइट सेशन रखा पार्लियामेंट में 1 जुलाई को, इसको लॉन्च करने से पहले। पीएम ने डिस्क्राइब किया है इसे गुड एंड सिंपल टैक्स। जीएसटी को डिस्क्राइब किया है हमारे पीएम ने कैसे, गुड एंड सिंपल टैक्स। It would help to integrate India into a single market with standard of taxation। और बोला है कि यहाँ पे ये जो टैक्स है हमारी पूरी कंट्री को इंटीग्रेट करने में, एक रूप करने में हेल्प करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जीएसटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ पूल्ड सॉवरेनिटी where the state have voluntarily waived some of the critical fiscal powers that it had to enjoyed under the constitution। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कुछ पावर्स है, फिस्कल पावर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो इसको भी क्या करेगी, सॉवरेनिटी को आगे लाने में मदद करेगा हमारा जीएसटी। और जो फिस्कल कॉन्सेप्ट है हमारा, या फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट है, उसको इम्प्रूव करेगा हमारा जीएसटी। The
Rhetoric here can sound forcible, but much of the backs that question. For instance, we don't know so far why uniformity in the text or the creation of a single market is necessarily a good thing or country like India. ये बोलता है कि हम लोगों पे सबने क्वेश्चन उठा दिए, या हम लोगों को सबने ये तो बोल दिया कि जीएसटी आ रहा है, सिंगल मार्केट हो गए इससे, लेकिन ये क्यों जरूरी है सिंगल मार्केट होना हमारी कंट्री के लिए, ये कोई नहीं बता रहा है। और ये इस आर्टिकल में बताया जाएगा कि कैसे है ये एक रूपता कैसे लेके आता है। We aren't told how this will make us happier. हमें नहीं बताया गया कि हमें किस तरीके से खुश करेगा, किस तरीके से बेनिफिशियल है। How it will enhance the causes of liberty. किस तरीके से ये लिबर्टी को हमारे प्रमोट करेगा, एंड इक्वलिटी एंड बेडरॉक ऑन द which our constitution is built, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नींव को मजबूत करेगा। ये हमें अभी तक किसी ने नहीं बताया। देखिए, गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट सबसे पहले कोई भी नया ऐसा लॉ लाती है जिससे पूरी की पूरी कंट्री इफेक्ट होती है, तो उससे पहले क्या है, लोगों को एक एश्योरेंस और उन्हें राइट टू इंफॉर्मेशन। वेयर इज राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, आज के टाइम में भी जो आधे ट्रेडर है वो इसी वजह से दुखी है कि हमें नहीं आता है ये सब, अब कौन कैसे हम जीएसटी को मतलब चलाएंगे, वो उन लोगों के दिमाग में अभी तक ये फोबिया है। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसका क्या है, मतलब ये तो एबोलिशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन है, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। तो अगर ऐसा कोई चेंज आप लेके आ रहे हो अपनी इकोनॉमी में या अपनी कंट्री में, तो ये आपका पहला फर्ज बनता है, पहला कर्तव्य है कि आप कम से कम उन लोगों को अवेयर करें अच्छी तरीके से। और ये कैसे करना चाहिए था, पहले हो जिस तरीके से हम देखें कोई भी बड़ी चीज होती है तो क्या करता है, पीएम स्पीच देता है, प्रेसिडेंट स्पीच देता है, तो ऐसा होना चाहिए कि नेशनल टीवी पे वो लोग इस तरीके से लोगों को इस बारे में बताएं। और गांव में या रूरल एरिया है जो, वहां पे क्या करना चाहिए, वॉलंटियर्स बनाने चाहिए। जिस तरीके से आधार कार्ड है, आधार कार्ड के लिए वॉलंटियर्स बनाए गए कि वो लोगों का डाटा ले, वहां पे जाके उनकी हेल्प करें, उसी तरीके से जीएसटी के को इन्फॉर्म करने के लिए भी वॉलंटियर्स बनाने चाहिए। इससे एक तो उन लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ऊपर से जो कम्युनिकेशन गैप है गवर्नमेंट के बीच में, ये गवर्नमेंट के बीच में और जो ग्रास रूट लेवल पे जो पार्टीज जो काम करती हैं, लोकल अथॉरिटीज काम करती हैं, और जो हमारी पब्लिक है, वो गैप कवर होता है। तो यहाँ पे क्या था, इस तरीके से इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो इतने सारे बेनिफिट होते अगर ये ऐसा प्रोग्राम होता विच इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट बाय प्रेजेंटिंग इट्स वॉलंटियर इन द रूरल एरियाज। What we do know, however, is rather damaging. हमें नहीं पता कि किस चीज से डैमेज हो रहा है, बट हमें ये पता है कि इट इज नॉट गुड। ये एक फोबिया है दिमाग में। बट दैट द केस ऑफ फार बिंग इन केस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको हम हेल्प करेगा कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था और एम्फेसाइज करता है किस पे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो पावर है हमारी उसको डिसेंट्रलाइजेशन करने में। देखिए, ये होती है सेंट्रलाइज पावर, ये है सेंटर, ये अलग स्टेट है, ये अलग है, अलग है, अलग है। यहाँ से क्या है, यहाँ से सारी पावर इनको जा रही है, ये लोग अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं और ये पावर दे रहे हैं। ये तो है सेंट्रलाइज्ड पावर, ठीक है, कि सारी पावर बस एक ही जगह पे है। अब क्या करता है, ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ पावर। कुछ पावर्स इन लोगों को देता है कि आप अपने स्तर पे, अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ग्रास रूट लेवल। तो अगर सारे डिसीजन लेने के लिए, आज के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, तो अगर सारे डिसीजन लेने के लिए सिर्फ यहीं जाना पड़े तो ऑब्वियसली मतलब कैसे इफेक्टिवली वो सिस्टम काम करेगा। तो ये क्या ये है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन पावर। और किसके बीच में, स्टेट एंड सेंटर के बीच में।
नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैकल इशू टुगेदर इन ए कोऑपरेटिव मैनर। जो सेंटर है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू को एक साथ मिलके कोऑपरेटिव मैनर में सॉर्ट आउट करती है। एज ए रिजल्ट बोथ नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट। इसीलिए ये क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी होते हैं अपने, जैसे एग्रीकल्चर का, ठीक है, कोई डिसीजन है तो ये ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट, टैक्सेस है ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, और एक तरीके से क्या है, इंटरडिपेंडेंट भी है, तो एक दूसरे पर ये डिपेंड भी है कुछ डिसीजन के लिए। बट इट इज डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन टू एक्यूमुलेट एब्सोल्यूट पावर। ये देखिए, अगर सारी एब्सोल्यूट पावर एक ही पर्सन के पास हो तो ऑब्वियसली सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल होगा। इन एडिशन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मल्टीपल पॉइंट ऑफ एक्सेस for the citizen interested in influencing state and federal institution, law and policy। इन्होंने बोला इसीलिए गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि किसी अच्छे सिस्टम को चलाने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन करे अपनी पावर्स का। The Constitution as originally adopted establish a clear federal arrangement. It prescribe two level of government, one at the center and other at each of the state। देखिए, जो पहले के लोग थे ना वो इतने माइंडफुल पर्सन थे और इतनी दूरदृष्टि थी उनकी, तो उन्हें पहले से ही पता था। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए आज के टाइम में भी कितना क्लियर है, कितना एप्लीकेबल है उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन, 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी अगर हम आज लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने बैठे तो भी हो सकता है कि वो उस पर्सपेक्टिव से ना सोचे। तो इन लोगों को पहले से पता था कि इस तरीके के पावर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या बनाया, फेडरल सिस्टम रखा, और इस तरीके से सिस्टम को रखा कि सबको उनके समान हक मिले। ऑल द मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज फॉरेन अफेयर्स, लेकिन सेंटर के पास कौन से मुद्दे रखे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के थे, जैसे फॉरेन अफेयर्स हैं, डिफेंस है, ठीक है, ये किसको दिए, यूनियन को दिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन द स्टेट आर ऑल्सो पर्टिकुलरली साइलेंट। इसलिए जो स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है दैट इज नॉट एनफोर्सेबल। वो क्या है कि आप पे डिपेंड करती है हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू वांट टू ट्रांसफर, बट you have to transfer the authority also. For instance, the power to legislate on public order, public health and sanitation, agriculture, water and land are exclusively vested in the state government। ये देखिए, जो सैनिटेशंस की है, पब्लिक हेल्थ हमारे डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, वाटर है, लैंड है, ये सारे किसके अंडर है, स्टेट के, ठीक है। आपको पता होगा ना, 3 लिस्ट होती है हमारी, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एक यहाँ पे वो यूनियन लिस्ट बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो स्टेट के मैटर आते हैं, यहाँ जो यूनियन के मैटर आते हैं, यहाँ वो मैटर जिस पे दोनों डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। The authority as Chief Justice Maurice Gore observed in the context of division made under the Government of India Act 1935। इन्होंने बोला कि ये अथॉरिटी है, ये कब एब्जॉर्व की थी, ये 1935 में ही एब्जॉर्व कर ली थी, ठीक है। अब देखते हैं टैक्सेशन में किस तरीके से पार्टनर है। पार्टनर इन टैक्सेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम वेयर स्टेट गवर्नमेंट आर सीन एज इक्वल पार्टनर। द फाउंडर, यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इक्वल पार्टनर है, ये इस तरीके का सिस्टम है, जीएसटी। द फाउंडर थॉट इट्स नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन एलोकेटिंग द पावर ऑफ टैक्सेशन। जो फाउंडर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें पहले से ही पता था कि सिस्टम को एफिशिएंटली चलाने के लिए इट्स वेरी एविटेबल। नेक्स्ट है, द पार्टीशन मेड फॉर द पर्पज वॉज हाईली इंट्रिकेट एंड दे ensured that the taxes assigned to the union and the state were mutually exclusive। ये पूरा वही बताया गया कि इस तरीके से टैक्सेस को बांटा गया है ताकि दोनों में कन्फ्लिक्ट ना हो। देखिए, स्टेट को पावर दी हुई है कि जो ये सेल टैक्स है, सेल पावर दी हुई है कि जो सोल पावर ऑफ टैक्स, अकेले उनको टैक्स की पावर दी है ताकि जो सेल ऑफ गुड्स है
उसका डिसीजन उस पे वो टैक्स लगा सके, और जो एंट्री है उनके स्टेट में जो आ रही हैं उस पे भी वो टैक्सेस डिसाइड कर सके। ये पावर स्टेट को ही मिली थी। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी, वो हमारे किसको दिए, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए। कंफ्यूजन क्या है जीएसटी पे? The introduction of GST, however, militates against this grand constitution objective, against the aspirations set out in Article 1 of the Constitution, which declared that Union of State। इसने बोला है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जीएसटी का, वो पूरा तरीके से फलीभूत करता है किसको, जो हमारा आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब जो पूरी 29 स्टेट्स है उनकी ये यूनियन है, ठीक है। द गोल ऑफ क्रिएटिंग ए सिंगल मार्केट थ्रू अ होमोजेनाइजेशन ऑफ द टैक्स रिजीम, द अमेंडमेंट ग्रांट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट concomitant power over nearly all indirect taxes। इन्होंने बोला कि ये सिंगल मार्केट जो है, अभी हाल में बता रही हूँ मैं जीएसटी का, नोट प्रायरली। तो अभी जो सिंगल मार्केट करने का कॉन्सेप्ट है, जो होमोजेनिटी लाने का, एक रूपता लाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसमें, स्टेट और सेंटर में। दो ऑल्सो क्रिएट ए जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल भी बनाया है। उसमें कौन कौन आता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं हमारे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू एंड फाइनेंस आते हैं, और द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम ईच स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारे किस में आता है? जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल क्या कर सकता है? जीएसटी काउंसिल विल रिकमेंड अ नंबर ऑफ थिंग्स। काफी चीजों को क्या कर सकता है? रिकमेंड। ध्यान रखना, ये नहीं कि एक डिसीजन ही ले लेगा, रिकमेंड कर सकता है। अमंग अदर द लिस्ट ऑफ टैक्सेस दैट विल सब्ज्यूम्ड बाय द जीएसटी, ठीक है। वो और जो टैक्सेस को सब्ज्यूम्ड करना है जीएसटी में, वो उनकी लिस्ट बना सकता है। द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एग्जेप्ट फ्रॉम द लेवाई ऑफ टैक्स। और जिन गुड्स एंड सर्विसेज को इस टैक्स सर्कल से, जीएसटी के टैक्स सर्कल से बाहर रखना है, उनकी भी लिस्ट बना सकता है। द रेट एट विच टैक्स शैल बी लेवाइड, और जो रेट हमारे हैं उसको भी ये डिसाइड कर सकता है। द काउंसिल डिसीजन बी रिक्वायर अ 3/4 मेजोरिटी चाहिए हमें इसके लिए, 3/4, ठीक है। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट वोट विल बी वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। लेकिन जो वेटेज हमारी वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, अगर उसकी 1/3 से ज्यादा टोटल वोट कास्ट है तो ऑब्वियसली द डिसीजन विल बी इन द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Now there are some confusion over whether the GST Council decision are actually binding on various state government. So अभी जो नया आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 279A, ठीक है, which create the council, ये क्यों, कौन हमारा जो जीएसटी काउंसिल है ये बनाता है, कौन सा? आर्टिकल 279A, याद रखना है इस चीज को। इट डिस्क्राइब इट डिसीजन एज रिकमेंडेशन। ये क्या बोलता है? इसके डिसीजन को इसने क्या बोला है? रिकमेंडेशन। बट इट ऑल्सो ग्रांट द काउंसिल द पावर टू एस्टेब्लिश ए मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट, बताया था अभी ना वर्ड्स में, एनी डिस्प्यूट दैट माइट अराइज बिटवीन एनी ऑफ मेंबर इन इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन। इसने बोला है कि ये पावर भी है काउंसिल के पास कि वो अपना निर्णय सुनाए अगर इसके मेंबर्स में, लाइक 2 स्टेट है, उनके बीच में कोई इस तरीके का डिस्प्यूट है, तो वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? जीएसटी काउंसिल। If the council recommendation are to be treated as purely advisory, it leaves us wondering why we need a dispute resolution mechanism at all। ये बोला कि अगर ये पूरा एडवाइजरी है तो हम, ये सरप्राइज वाला फैक्टर है कि फिर रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की क्या जरूरत है। सो आज का वर्ड है, आपको इसका मीनिंग बताना है मेटिकुलसली। फर्स्ट इज concomitant, सेकंड impetus, थर्ड इज वेरी थॉरली एंड फोर्थ इज लीव। आपको कमेंट करना है इसमें। देखिए, समथिंग इज बेटर डूइंग नथिंग। अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, चाहे आप एक ही वर्ड लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को, लेकिन हाउ कैन आई कम टू नो? अपने आप को रिप्रेजेंट तो करिए। अरे वोटिंग में भी अभी नोटा वाला जो ऑप्शन है वो रख दिया है, नन ऑफ द अबोव, कि अगर आपको नहीं भी पसंद है कि इसमें से किसको वोट देना है, एटलीस्ट रिप्रेजेंट तो करो अपने आप को कि हाँ जिंदा हो भाई तुम, यू आर अलाइव।
सो हियर इज द एनर्जी बूस्टर ऑफ द डे। जिस तरीके से हमें एक अच्छी बॉडी के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स इसकी ज़रूरत होती है, उसी तरीके से फ्रेंड्स एक अच्छे माइंड के लिए ज़रूरत होती है अच्छे विचारों के लिए और अच्छे अच्छे व्यूज़ की। तो आज डिस्कस करते हैं हम इसको, 1 मिनट ही लगेगा। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, आपके सिवा आपकी लाइफ को कोई नहीं बदल सकता। देखिए कोई भी हो आपको फोर्सफुली, आपको यहाँ रोड पे यहाँ पे लाके खड़ा कर सकता है, लेकिन फोर्सफुली आप थोड़ा बहुत आगे जा भी सकते हो, लेकिन कितना दूर अगर आपको मंजिल तय करनी है, सो इट विल बी डिसाइडेड बाय यू। चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बदल लीजिए पूरा का पूरा। चेंज मीन्स मैं कहूंगी बी द चेंज, खुद एक चेंज बनिए सोसाइटी के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए। यू शुड बी द चेंज, बट फॉर दैट यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ और उन चेंजेस को अडॉप्ट कीजिए जो आपकी अंतरात्मा आपको कहती है कि यस मुझ में ये चीज होनी चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू वेक अप एट 4 AM, अगर आपको लगता है कि आपको 4 बजे उठना चाहिए तो आप उठिए। अरे कौन कहता है कि कोई भी चेंज पेनफुल नहीं होता है? ये स्टार्टिंग में बहुत पेनफुल होगा, हो सकता है आपको अलग अलग चीजों का सामना करना पड़े, हेडेक हो, 4 बजे उठ के आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ समझ भी ना आए, बट हाउ मेनी डेज आप कंटिन्यूटी रखें वहां पे और विद इन सम डेज आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी खुद आपको अलार्म करेगी कि आपको इस टाइम उठना है। सो चेंज से डरिए मत, खुद आप चेंज लेके आइए पहले अपने अंदर और फिर इस सोसाइटी के अंदर, बिकॉज वी ऑल हैव वन लाइफ, वी ऑल हैव 24 आवर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।